Listen. First of all, very good morning to you all. And today I am going to start with chapter number 8 in your book Moments. The name of the chapter is A House is Not a Home, written by Jan Gaudisko. ठीक ना, ये जैन के द्वारा लिखी गई है और इसमें हम लोग को पढ़ना है इसी स्टोरी को कि ए हाउस इज नॉट अ होम। तो चैप्टर नंबर 8 हम लोग को इसका एक्सप्लेन आज देखना है, ठीक ना। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑनलाइन जो भी जुड़ा हुआ है अपनी बुक ओपन कर लेगा। पेज नंबर लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक में 48 होगा और अदर बुक होगी तो पेज नंबर 49। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ए हाउस इज नॉट एट अ होम, ठीक ना। अब इसमें हम लोग को स्टोरी देखनी है कि इसका राइटर ने इसको अगर लिखा है इसमें तो उसका रीजन क्या है, ठीक ना। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजर्स ऑफ बीइंग अ टीनेजर। एक टीनेजर है ना, समझ रहे हो ना, कि अगर आप किसी कोई छोटी उम्र का लड़का या जो भी है बच्चा, तो उसका जो चैलेंज होता है, ठीक ना, जो टीनेजर की चैलेंज होते हैं या लाइफ में, वो सभी को इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द एज ऑफ द टीनेजर्स ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और उनके बढ़ने के साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स होती जाती हैं, इस स्टोरी में हमको यही पढ़ना है। व्हाट इज द challenges before a teenager and how does the author overcome his problems। और author ने लेखक ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, कैसे फेस किया। तो दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ ए टीनेजर, कैसे चैलेंज होता है, ठीक ना। तो सो लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल फेल्ट awkward। मेरा जो आई फेल्ट माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट मीन्स मैंने जो हाई स्कूल मीन्स जो ईयर था उसको मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मैं काफ़ी परेशानियों को फेस कर रहा हूँ, ठीक ना। एंड आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, जैसे आपने क्लास 8 को एग्जाम को क्या किया, क्वालिफाई किया, आप 9th में आ गए। जूनियर को छोड़ के अब आप आ गए किसमें, उच्च प्राथमिक जिसे हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि 9th और 10th में। तो जैसे हमने कहा कि जैसे नरेटर ने क्या किया था कि लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल, जैसे कि उसने अपने क्लास में पूरे सभी बच्चों के साथ क्या किया था, पास करने के बाद अगली कक्षा में हो गया था। तो सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, तो मुझे वहाँ पे सब लोग एक्सेप्ट किए। मैं वहाँ गया तो मेरे साथ जो लोग भी थे वो सभी लोगों ने क्या किया, मतलब कि मुझे एक्सेप्ट किया एज ए स्टूडेंट। जो नरेटर था या जो राइटर थे उनको लोगों ने उसमें एक्सेप्ट किया। एंड द अपर ग्रेड लेवल इफ फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, द स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। तो जब मैं उस दूसरे स्कूल में गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, स्कूल ने मुझे एडमिशन दिया। लेकिन जब मैं उस अपने ओल्ड स्कूल के बारे में सोचता हूँ, व्हेन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट माई ओन स्कूल, ठीक ना, देन ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वेयर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल, आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, ठीक ना। तो जब मैं अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ, व्हेन आई थिंक अबाउट माई ओल्ड फ्रेंड्स अबाउट माई ओल्ड स्कूल, कि कैसे मेरे दोस्तों को दूसरे स्कूल में भेज दिया गया। माई ओल्ड फ्रेंड्स वेयर सेंट टू द अनदर स्कूल्स, आई एम इन द अदर स्कूल एंड आल्सो आई थिंक अबाउट माई ओल्ड स्कूल्स। मैं पुराने स्कूल को, पुराने दोस्तों को काफ़ी मिस करता हूँ। जब मैं उसको सोचता हूँ तो क्या होता है, माई फ्रेंड सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल, आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। तो मैं हमेशा आइसोलेट महसूस करता हूँ, मीन्स हमेशा अकेला महसूस करता हूँ, ठीक ना। हियर नरेटर पॉइंट्स आउट दैट व्हेन आई थिंक अबाउट माई ओल्ड स्कूल एंड अबाउट माई ओल्ड फ्रेंड्स हु वेयर सेंट टू द अनदर स्कूल्स, आई फेल्ट वेरी मच आइसोलेटेड। जब मैं अपने पुराने स्कूल के बारे में, अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ तो आई एम गोइंग टू बी नर्वस, आई एम गोइंग टू आइसोलेट, आई एम गोइंग टू एलोन। तो जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो क्या महसूस करता हूँ, अकेलापन महसूस करता हूँ, ठीक ना।
तो इस तरीके से नरेटर ने बोला कि जब मेरे दोस्त वहाँ से चले गए, जब मैं दूसरे स्कूलों को चला गया और इस दूसरे स्कूल को चला गया, जब फिर मैं क्या किया कि मैं अपने दोस्तों के बारे में सोचा। और पहली बात तो मुझे नए स्कूल ने एक्सेप्ट किया, लेकिन मुझे पुराने स्कूल काफ़ी मैंने मिस किया, अपने दोस्तों को मिस किया जो दूसरे स्कूलों में चले गए थे। एट द सेम ईयर इन योर लाइफ टू, हम लोग भी क्या करते हैं, दूसरे स्कूलों को जाते हैं। यहीं से बहुत से बच्चे जो क्लास 8 में थे यहाँ आ गए, यहीं सेम स्कूल कंटिन्यू किए हैं, कुछ दूसरे स्कूल में चले गए होंगे, किसी के फैमिली रीजन की वजह से या कुछ जो भी रीजन रहा हो, कुछ एक दो जो भी रहे होंगे, कुछ दूसरे स्कूल में चले गए होंगे। तो ऐसे ही जैसे आपके दोस्त दूसरे स्कूल में चले गए, फिर वहाँ के कुछ दूसरे स्कूल के यहाँ आ गए, कुछ यहीं कंटिन्यू किए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये पार्ट हमारी लाइफ का होता है और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, चलती रहती हैं, ठीक ना। इसी तरीके से राइटर वॉज सो नर्वस दैट ही हैज़ लेफ्ट हिज ओल्ड स्कूल एंड ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक ना। नेक्स्ट चलो, तो फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो गया ना क्लियर, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट। तो मैंने पहले बता दिया कि व्हेन नरेटर enrolled in another school, got his admission in another school, he missed his school, he missed his friends, and also he was missing his teachers too, that I would go back and visit them, कि मैं अपने पुराने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, ठीक ना। और मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे तो अपने पुराने टीचर को जा करके उनसे मिलता हूँ, उनसे विजिट करता हूँ और उनसे मिलता हूँ, उनसे सजेशन लेता हूँ, उनसे गाइडेंस लेता हूँ और मिलता हूँ, ठीक ना। They would encourage me to get involved, और the teachers would encourage me always। जो मेरे टीचर्स हैं वो मुझे क्या करते हैं, इनकरेज बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ा था। इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। उसने कहा कि टीचर्स टोल्ड मी, टीचर्स ने मुझसे कहा कि तुम हमेशा नई नई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना, जिससे कि तुम लोगों से, नए नए लोगों से मिलोगे। तो व्हेन द नरेटर और व्हेन द राइटर केम टू हिज ओल्ड स्कूल, when the writer visited his old school, and he also visited his old teachers, he found that the teachers had motivated to do in the different activities so that you could meet the another people and you will be acquainted with each other। तो टीचर्स ने उन्हें बताया कि बेटा तुम जब भी अपनी नए स्कूल में रहना तो नई नई एक्टिविटीज में क्या करना, इन्वॉल्व करना, जिससे क्या हो सके, तुम नए नए लोगों से मिल सको, क्या कर सको, नए नए लोगों से मिल सको, ठीक ना। ये टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया, ठीक। और आज में देखते हैं हम लोग कि कहाँ स्कूल में चले गए तो पुराने स्कूल को कौन विजिट करने जा रहा है, ना किसी के पास टाइम है, ना लोग अब उतना अपने टीचर्स के लिए पढ़े चले गए। बहुत कम लोग होते हैं जो मिस करते हैं या फिर जाके मिलते हैं या उनको मोटिवेशन मिलता है या उनसे पूछते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन नरेटर उस टाइप का नहीं था स्टूडेंट, नरेटर हैड विजिटेड हिज ओल्ड टीचर्स टू, नरेटर अपने ओल्ड टीचर्स को विजिट करता था, ठीक ना। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one, ठीक ना। तो उसने बताया कि जब टाइम आएगी तो तुम उस स्कूल के, अपने नए स्कूल में क्या हो जाओगे, पूरी तरीके से उस अपने नए स्कूल में क्या हो जाओगे, पूरी तरीके से सिस्टम में सेट हो जाओगे, ठीक ना। और जब तुम्हारा जो न्यू स्कूल है वो न्यू स्कूल तुम फिर उसमें अच्छा लगने लगेगा, ठीक ना। तो जैसे क्या होता है ना कि आप लोग या कोई भी स्टूडेंट जैसे पुराने स्कूल को छोड़ करके नए स्कूल में चला गया, उसके वो टीचर मिस कर रहे हैं उसको, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसने क्या कहा कि जब मैं उस नए स्कूल में गया, मेरे ओल्ड टीचर्स ने मुझे बताया कि नई नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना। फिर मेरे ओल्ड टीचर ने मुझसे बताया कि तुम क्या करना, कि तुम पहले सिस्टम को समझो, धीरे धीरे तुम उस स्कूल में शामिल हो जाओगे, उसकी एक्टिविटीज अच्छी लगने लगेंगी और धीरे धीरे तुम अपने पुराने स्कूल से ज़्यादा उस नए स्कूल को क्या करोगे, मतलब कि समझने लगोगे और उससे ज़्यादा तुम प्यार करने लगोगे उस नए स्कूल से, ठीक ना। तो द टीचर्स ऑफ द नरेटर told him that do in different types of activities so that you could meet another people, new people, and also very few, after few days, after few weeks, you are going to love your old or your new school than the old school. You
आर गोइंग टू स्टार्ट लविंग योर न्यू स्कूल मोर देन ओल्ड स्कूल। आप कुछ दिनों के बाद अपने इस नए स्कूल को छोड़कर पुराने स्कूल को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या करेंगे, आपको नया स्कूल मिस होने लगेगा, आप उसे करेंगे और धीरे धीरे यू आर गोइंग टू एडजस्ट द सिचुएशंस ऑफ द न्यू स्कूल्स टू। आप उस नए स्कूल की सिचुएशन में बिल्कुल अपने आप को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे और वहाँ के कल्चर, वहाँ के सिस्टम को आप अडॉप्ट करेंगे। नो मैटर, सो डू बिजी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन द स्कूल। ठीक ना, एनी डाउट? नो। नेक्स्ट, and they made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time। ठीक ना, तो उनसे कहा कि द नरेटर ने कहा कि ठीक है, जब मैं इन सब जो सिचुएशन से उबर जाऊंगा, मतलब अपने न्यू स्कूल में पूरी तरीके से घुल मिल जाऊंगा, वहां पे सारी सिस्टम पहले जैसा हो जाएगा, फिर भी मैं आकर के आपसे टाइम टाइम पे क्या करूंगा, मिलता रहूंगा, एडजस्ट करता रहूंगा। मिस द नरेटर वंस अगेन टोल्ड टू द टीचर दैट व्हेन आई विल एडजस्ट इन द सिस्टम ऑफ द न्यू स्कूल timely, yeah, often I will come and meet you and I will take your permission, I will accept, I will take your ideas, I will meet you। मैं जब आऊँगा तो आपसे मैं अवश्य मिलूँगा और I will follow you timely, often, when or whenever I will hear, I will come to you and ask anything, or I will request you to motivate me। So when I am going to adjust in the new school system, although I will be adjusted there, but if I will came here, I will meet you and I request you to guide me, I request you to motivate me when I will hear। टीचर्स नरेटर ने बोला कि जब कभी भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आऊँगा, तो आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे टाइम से और आप लोग क्या करेंगे, मुझे गाइडेंस देंगे। ठीक ना, ऑल्दो आई एम गोइंग टू एडजस्ट इन द न्यू स्कूलिंग सिस्टम ऑफ द न्यू स्कूल। डन। नेक्स्ट, एंड I understand the psychology in what they were saying, but I took some comfort it है ना, nonetheless। ठीक ना, तो इस तरीके से किस तरह की एडवाइस उनको मिलती थी कि वो नैरेटर समझ गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, टीचर भी समझ गए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो भी बेचारा जाएगा। ठीक ना, तो टीचर्स को मिस करेगा, टीचर भी होंगे तो टीचर जब उससे मिलेंगे तो वो उसको मोटिवेट करेंगे, जब स्टूडेंट उनसे मिलेगा तो स्टूडेंट वो बच्चे करेंगे मोटिवेट। ठीक ना, तो इस तरीके से उसने कहा कि मतलब कि ऐसा जब हो जाएगा तो समय समय पर उनसे मिलता रहेगा। और लेकिन जब इस तरह की चीजें वो कह रहे थे टीचर, तो उसको लगा कि कोई बात नहीं है, मैं इस सिचुएशन को समझ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे आप घर से दूर जाते हैं, घर वाले कहते हैं ना कि ठीक है बेटा, ये मत करना, वहाँ मत जाना, ऐसे रहना, वैसे रहना, स्कूल जाना, टाइम से घर आ जाना, ये सब चीज़ें घर पेरेंट्स बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे कि नरेटर ने वही कहा कि उसके टीचर ने उसको समझाया, मोटिवेट किया और न्यू स्कूल का सिस्टम धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो ये सभी आर्गुमेंट्स, ये सभी कन्वर्सेशन टीचर और स्टूडेंट का वहाँ पे चला। ठीक ना, अब है नेक्स्ट, वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। एक दिन, अभी मेरे 9th या 10th हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू करने में ज़्यादा दिन नहीं हुआ था कि संडे के दिन वो अपने मतलब आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डाउन डूइंग होमवर्क। मैं एक दिन अपने कमरे में डाइनिंग रूम टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क ऑन सिटिंग आवर डाइनिंग टेबल। सो एक संडे का दिन था और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था हाई स्कूल ज्वाइन किए हुए। तो इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, विंडी मौसम क्या था, हवाएं चल रही थी। ठीक ना, एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। तो इस तरीके से जब बैठा था तो उसने कहा कि उस दिन हवादार दिन था, काफी ठंड थी। ठीक ना, और हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब नहीं होता कि ठंडियों के दिनों में लोग आग जलाते हैं,
तो ऐसा आँख जला करके बैठे हुए थे हम लोग, ठीक ना। तो फायर ऑन ओल्ड डे, फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, जहाँ पे फायर प्लेस होता है वहाँ पे हम लोग आग जला के बैठे थे फायर प्लेस पर पे। तो हुआ क्या, एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। तो जो मेरा मतलब कि लाल रंग की मेरी जो बिल्ली थी, वो मेरे क्या थी, लाल रंग की जो बिल्ली थी, मैं लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, मेरे टॉप पर बैठी हुई थी पेपर्स पर, प्योरिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट से, ठीक ना। तो जोर जोर से बिल्ली क्या कर रही थी, नहीं बोलती है, और कभी कभी उसने क्या किया कि मेरे पेन के पास आती थी और जैसे लग रहा था कि आवाज़ करती थी, और किसी अगर उसको मक्खियाँ दिखती थी तो उसको भी मार देती थी। तो व्हेन मीन्स नरेटर वाज सेइंग दैट व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल आई वाज डूइंग माय होमवर्क, I on sitting my dining table, my red cat was sitting there and my red cat was playing with my pen, was also playing with my papers, पेन्स। तो वो बेचारी उसकी बिल्ली क्या थी, उसके साथ क्या कर रही थी, पेन और पेपर के साथ वो खेल रही थी। मतलब उसके इंटरटेनमेंट, बस सिर्फ उसको कुछ ऐसा था नहीं, बस एक इंटरटेनमेंट के लिए वो ऐसा कर रही थी। सी वाज नेवर फार फ्रॉम मी, वह कभी भी मीन्स वो बिल्ली उस नरेटर से दूर नहीं रही थी, कभी भी मतलब उससे दूर नहीं रही थी, वो हमेशा उसके पास ही रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वाज ए किटन, जब वो एक छोटी सी बच्ची थी ना, तो उसको मैंने क्या किया था, सेव किया था, बचाया हुआ था। एंड somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life, और the cat knew that, कैट जानती थी कि यही एक ऐसा आदमी है जिसने मुझे एक नया जीवन दिया है। मीन्स नरेटर ने बोला कि व्हेन आई रेस्क्यूड वंस द लिटिल कैट, मैंने इस लिटिल कैट को क्या किया था, रेस्क्यू किया था, बचाया था। सिंस देन सी आर द कैट अंडरस्टैंड दैट ही इज ए पर्सन हु सेव्ड माई लाइफ एंड ऑल्सो गेव मी ए न्यू लाइफ। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि जब नरेटर ने बोला कि this is a story, a house is not a home, reflects the challenges of a teenager. When the narrator started his new schooling life, and also he started missing his old school, his old friends. When he came to his teachers, the teachers told him that please adjust the new school system, do in different kinds of activities, so that you are going to understand, you are going to adjust in the new system, and we are here to motivate you. And narrator told to the teachers that I will here, I will be there, when I will come, surely I will meet you, and please guidance me, give me your guidance to me. And the teachers motivated him to do in the different kinds of activities. One day he was doing his homework, when he was in high school. His cat was sitting beside him, before him, and doing different activities for his entertainment, for okay. And also the narrator told that once he saved the life of a cat, and since then she started loving her more, and also she knew that ही ए पर्सन हु सेव्ड माई लाइफ एंड ऑल्सो गेव मी ए न्यू लाइफ। तो इस तरीके से नरेटर ने इस सब चीज़ों को बोला। तो ये सब आपको समझ में यही आ रहा होगा कि कैसे हम लोग न्यू स्कूल को सिस्टम को सेट करते हैं, न्यू क्लास को सेट करते हैं, न्यू टीचर के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, न्यू हाउस में, मतलब जब भी हमारी सिचुएशन चेंज होती है तो हम इस चीज़ों को कैसे एडजस्ट करें, यह नरेटर से आपको सीखने को क्या होगा, मिलेगा। यू हैव टू learn many things from the narrator, from the writer, from this story, as this story reflects a challenge of the teenagers. टीनेजर मतलब वही 9-10 की एज का, मतलब आप ही की एज। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कैसे नरेटर ने इस लाइफ को, इस टीनेजर्स की लाइफ को क्या किया, मतलब कि फेस किया रिकॉर्डिंग। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक